हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में प्लांट फिजियोलॉजी जो था उसका अपन ने डिस्कस किया था और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपन ने विसरण को पढ़ लिया था और परासरण को पढ़ लिया था। विसरण और परासरण को अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। विसरण के बारे में पूरी चर्चा अपन ने कर ली थी, परासरण के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे और परासरण की भी चर्चा अपन ने कर ली थी। तो परासरण का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि परासरण की परिभाषा, तो परासरण की डेफिनेशन अगर अपन ने पढ़ी थी उसमें अपन ने क्या लिखा था, मैंने ये बताया था आपको कि आपको परासरण नाम याद आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दिमाग में आना चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिमाग में आते ही यानी अर्धपारगम्य झिल्ली दिमाग में आते ही एक बात और आनी चाहिए कि विलय को जाने नहीं देगी, केवल किसको जाने देगी, विलय को जाने देगी। फिर मैंने बताया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली की दोनों तरफ दो विलयन है, दोनों की सांद्रता क्या है, अलग अलग है। मैं मान लेता हूं कि इधर जो है वो विलय क्या है, ज़्यादा है और इधर विलय क्या है, कम है। तो विलय का अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। ये अपन ने बात करी थी। फिर मैंने आपको समझाया था कि परासरण वो दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है अंतः परासरण और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, बहि परासरण। अंतः परासरण के बारे में जब मैंने बताया आपको तो मैंने बताया था कि अंतः परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, और बहि परासरण को एक्सो ऑस्मोसिस, सबसे पहली बात। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो आपको याद रखना है क्या, अल्प परासरी विलयन, और दूसरा आपको याद क्या रखना है, अति परासरी विलयन। मैं ये चीज़ दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके आगे ये काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। जो अपना ये टॉपिक है इसमें काम आएगा। अब उस समय मैंने बताया था जब भी अल्प परासरी अति परासरी का नाम आए आपको सांद्रता याद रखना है, काम नहीं आएगी बट इसको याद रखना है, काम जलाएगा बट याद किसको रखना है, सांद्रता को। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, तो अल्प परासरी नाम आते ही सांद्रता क्या हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी, समझ गए। लेकिन अति परासरी नाम आते ही सांद्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसको आप कॉन्सेप्ट के रूप में लिख लेना, अल्प परासरी नाम आते ही सांद्रता क्या है, कम है, अति परासरी नाम आते ही सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। फिर मैंने आपको बताया था कि सांद्रता तो आपको याद रखनी है। अब जल के बारे में सोचना, क्योंकि जल पर ही डिपेंड है सब कुछ, समझ गए। सांद्रता कम है मतलब जल का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा, समझ गए। यहाँ सांद्रता ज़्यादा है तो जल का मान क्या हो जाएगा, कम, समझ गए बात को। अब इसको लेके आपको ये दोनों की परिभाषा याद करनी है। अंतः परासरण है, अब पहले अंतः परासरण की अगर बात करूं, जल क्या है, ज़्यादा है, समझ गए बात को। ज़्यादा कहाँ है, देखो ये एक विलयन है जिसमें एक कोशिका रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये विलयन है कौन सा है, अल्प परासरी है, तो अल्प परासरी है तो सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, जल क्या हो गया, ज़्यादा। यानी यहाँ पर जल का मान क्या है, ज़्यादा है, किसमें, विलयन के अंदर। कोशिका में जल क्या होगा, कम होगा, इसलिए जल जिधर ज़्यादा है ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, यानी विलयन से कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर चला गया, क्या हो गया, अंतः परासरण। अगर बहिपरासरण की बात करें, ये कोशिका, विलयन कौन सा है, अति परासरी। अति परासरी नाम आते ही सांद्रता क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, सांद्रता ज़्यादा हो गई मतलब जल क्या हो गया, कम हो गया, यानी विलयन के अंदर जल क्या है, कम है, यानी कोशिका में जल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जिधर ज़्यादा है जल, विलय अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो तो कोशिका से बाहर निकल जाएगा, क्या कहलाएगा, बहिपरासरण। बात समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट के रूप में इस चीज़ को आप लिख लेना, बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है, आप इसको लिख लेना कि दो अल्प परासरी अति परासरी नाम आते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए आपके, किसकी, सांद्रता की। अल्प का मतलब थोड़ा, सांद्रता कम होगी, अति का मतलब ज़्यादा, सांद्रता ज़्यादा होगी। अब जल को आप डिफाइन कर देना, सांद्रता कम है, जल ज़्यादा हो गया, सांद्रता ज़्यादा, जल कम हो गया। अब आपको जल को लेके ही समझना कि एक विलयन जिसमें जल क्या हो गया, यहाँ पर ये विलयन कौन सा है, अल्प परासरी, जल क्या है, ज़्यादा
ज्यादा। यहाँ पर अतिपराश्रयी विलयन है इसलिए जल क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ जल विलयन में कम है इसलिए विलयन के अंदर आता है कोशिका से बाहर निकल के, इसलिए बहिप्राशन। और यहाँ कोशिका के अंदर आता है इसलिए क्या हो गया, अंतःप्राशन। समझ गए बात को, ये अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद आता है पराशरण का महत्व है जो अपने उस वीडियो में रह गया था। अब आपने बताया पराशरण की डेफिनेशन में कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक अपनी अधिक सांद्रता से, विलायक कौन है, जल, तो विलायक अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर जाता है, पराशरण कहलाता है। अब सबसे पहला पॉइंट दिया, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण पराशरण द्वारा होता है। कोई पौधा है, उस पौधे में जो जड़ है, जड़ में क्या होते हैं, मूल रोम। अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा है ये, अगर आपको याद है 11th क्लास में पढ़ रखा है अपन ने। तो मूल रोम है, अब वो क्या करेंगे, जल का अवशोषण। अब जमीन के अंदर जल और खनिज लवण ज्यादा होते हैं, जड़ में कम होते हैं, इसलिए ज्यादा से कम की तरफ जड़ के अंदर चलेंगे। तो जल के अंदर क्यों गए हैं पानी और खनिज लवण, पराशरण के कारण। दूसरा है, कोई सेल है, उस सेल की जो स्फीत अवस्था है, मतलब फूली हुई अवस्था, यानी पानी अगर मान लो ज्यादा हो गया बाहर निकल जाएगा, कम है तो अंदर आ जाएगा। तो बाहर निकलना अंदर आना ये सब किसके कारण हो रहा है, पराशरण के कारण होता है। इसलिए कोशिका की जो स्फीति अवस्था है, जो उसकी मेंटेन स्फीत फूली हुई अवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है, पराशरण जरूरी है। समझ गए बात को। अगला टॉपिक है, इसी पर डिपेंड है, आपको ये अगर याद होगा तो इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन। जीवद्रव्य कुंचन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। जबकि जीवद्रव्य विकुंचन को क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। समझ गए बात को। जीवद्रव्य कुंचन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, और जीवद्रव्य विकुंचन को क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। समझ गए। अब क्या है, देखो ये एक पाथर है, ठीक है, इस पात्र के अंदर कोशिका ये रखी हुई, दूसरा पात्र है इसमें कोशिका रखी हुई है। तो एक पात्र तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। पहले पात्र के अंदर कोशिका रखी हुई है, दूसरे में भी कोशिका रखी हुई है। समझ गए बात को। अब वर्ड को ध्यान से पढ़ो, जीवद्रव्य कुंचन, उसका है विकुंचन। यानी कुंचन मतलब कोशिका के पिचके की, कुंचन का मतलब कुंचित हो गई है, कुंचित का मतलब पिचके ही है कोशिका, तो यहाँ पर पिचकेगी। अब पिचकेगी कैसे, जब उसके अंदर जो होगा वो बाहर निकलेगा तभी पिचकेगी ना। वर्ड से याद रखना, प्लाज्मोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टूट गया या निकल गया है, तो निकलेगा कब, जब ज्यादा होगा अंदर तभी निकलेगा ना। यहाँ पर विकुंचन मतलब वापस आ गया, वापस फैल गई है, तो वापस इसके अंदर आएगा। अब बात को समझना आप, जीवद्रव्य कुंचन का नाम याद आते ही आपको दिमाग में दो बातें आपको याद आनी चाहिए। आपने जो अंतःप्राशन और बहिप्राशन पढ़ा है, समझ गए। अंतःप्राशन में क्या पढ़ा है, कोशिका के अंदर जल गया है, पढ़ा गया ना, तो अंदर जल जाएगा मतलब कोशिका वापस क्या होगी, फूलेगी। तो अंतःप्राशन को तो आप किस में डाल दो, विकुंचन में, अंतःप्राशन। क्योंकि जब वापस कुंचित मतलब वापस कब फैलेगी कोशिका, जब वापस जल आएगा, और जल किसके अंदर आता है, अंतःप्राशन के अंदर। कोई कोशिका पिचकती कब है, कब पिचकती है, कुंचित कब होती है, जब जल निकल जाता है, मतलब बहिप्राशन। ये आपको मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, समझने के लिए कि आपको याद ना करना पड़े, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो एक बात समझ में आ गई कि बहिप्राशन होता है तो क्या होगा, जीवद्रव्य कुंचन होगा, जबकि अंतःप्राशन होगा तो क्या होगा, जीवद्रव्य विकुंचन होगा। देखो एक पात्र है, इस पात्र के अंदर यहाँ पर अब बहिप्राशन होता मतलब विलयन कौन सा है, अतिपराशरी विलयन। कौन सा है, अतिपराशरी। याद नहीं करना पड़ा ना, सिर्फ इतना याद करना पड़ा है, जीवद्रव्य कुंचन, कुंचन मतलब कुंचित हो गई, मतलब पिचक गई, पिचकी कब जब पानी निकल जाएगा मतलब क्या है, बहिप्राशन। बहिप्राशन नाम आते ही दिमाग में बत्ती जल गई, अतिपराशरी विलयन होगा। और विकुंचन का नाम आते ही मतलब अंदर आया है पानी, अंतःप्राशन। अंतःप्राशन का नाम आते ही याद क्या आ गया, अल्पपराशरी। तो दोनों के अंदर आपको विलयन याद नहीं करना पड़ा, किसमें कौन सा है, जीवद्रव्य कुंचन में कौन सा है, अतिपराशरी, जीवद्रव्य विकुंचन में कौन सा है, अल्पपराशरी। अब बात को समझना, कोशिका रखी हुई है किसमें, अतिपराशरी में। मैंने बताया अति मतलब ज्यादा, कौन ज्यादा, सांद्रता ज्यादा। अभी बताया ना कॉन्सेप्ट आपको, ज्यादा सांद्रता ज्यादा मतलब जल क्या हो जाएगा इसके अंदर, कम। यानी विलयन के अंदर जल का मान क्या है, कम। विलयन में जल कम है मतलब कोशिका में ज्यादा है, इसलिए विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल कहाँ निकल जाएगा, बाहर विलयन में आ जाएगा, कोशिका से निकल के। कोशिका में जो जल है वो निकल जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। यही लिखा है, कोशिका में जीवद्रव्य कम हो जाता है। भाई जल निकल गया तो इसका जीवद्रव्य क्या हो गया, कम हो गया। अगर इधर बात करें अल्पपराशरी मतलब सांद्रता क्या हो गई, कम। सांद्रता कम मतलब जल क्या हो गया, ज्यादा। यानी विलयन के अंदर जल का मान क्या है,
ज्यादा है, सेल में क्या हो गया, कोशिका में कम हो गया। तो ज्यादा से कम की तरफ यानी बाहर से अंदर जल चला जाएगा। जब जल अंदर जाएगा कोशिका वापस फूल जाएगी, जितने पुनः संपूर्ण कोशिका में फैल जाता है। अब आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो, पादप कोशिका को अधिक समय तक, पादप कोशिका है, इसको अधिक समय तक अतिपराशरी विलयन में रखने पर जल कोशिका से बाहर निकलता है। कोशिका से बाहर निकल गया, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य कुंचन। इसी प्रकार पादप कोशिका को अगर अल्पपराशरी विलयन में रखा जाए तो जल अंतःपराशरण द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और जीवद्रव्य में पूरा फैल जाएगा। तो याद नहीं करना पड़ना, मतलब सीधी सी बात यह है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और कॉन्सेप्ट कौन सा याद रखना है आपको, बस यही अल्पपराशरी और अतिपराशरी का। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये कहीं बुक में नहीं, याद रखने के लिए आपके समझने की, ताकि आपको रटना ना पड़े। कि रटोगे फिर मिक्स हो जाएगा, किसमें क्या लिखना था पता ही नहीं चलेगा, सर याद तो था पर भूल गए, ये होगा फिर। तो ऐसी कंडीशन नहीं हो आपके कि याद तो था सर पर भूल गए, है ना। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट बनाना, आप कॉन्सेप्ट क्या बनाना आपको, सबसे पहली बात 2 विलयन याद रखने हैं आपको। पहला अल्पपराशरी विलयन, दूसरा अतिपराशरी विलयन। 2 बातें आपको याद रखनी है। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, और अति का मतलब क्या होता है, ज्यादा। यहां दोनों विलयन के नाम याद आते हैं। दिमाग में घंटी बजी, किसकी, सांद्रता की। यहां भी दिमाग में घंटी बजी, किसकी, सांद्रता की। बज गई घंटी, अब घंटी बजेगी तो कैसी आवाज आएगी, देखना कैसी आएगी। अल्प का मतलब थोड़ा, सांद्रता क्या हो गई, यहां पर थोड़ी हो गई। सांद्रता थोड़ी होगी मतलब जल का मान क्या हो गया, ज्यादा। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर सांद्रता कम है मतलब गाढ़ापन नहीं है, मतलब जल का मान ज्यादा है। और अगर सांद्रता ज्यादा हो जाए तब जल क्या हो जाएगा, कम। यानी गाढ़ापन ज्यादा है, शायद जल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए बात। अब जल ज्यादा है, यहां जल कम है। ये विलयन की बात हो रही है, किसकी हो रही है, विलयन की। समझ गए। तो विलयन के अंदर जल ज्यादा है, यहां विलयन के अंदर जल कम है। अब ये कोशिका, अगर अपन दोनों कंडीशन देखें, पहली कंडीशन में विलयन में जल ज्यादा है, इसलिए कोशिका के अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंतःपराशरण। समझ गए बात को। यहां पर दूसरी कंडीशन में जल कम है, किसमें, विलयन में, तो कोशिका में ज्यादा है, तो कोशिका से विलयन के अंदर, तो क्या हो गया, बहिःपराशरण। यानी कोशिका के अंदर आया है तब तो अंतःपराशरण, और कोशिका से विलयन में आया है तब क्या हो गया, बहिःपराशरण। समझ गए बात को। अब कोशिका के अंदर आया मतलब कोशिका फूली है, तो यहां पर कौन सी कंडीशन होगी, जीवद्रव्य विकुंचन। अपने आप याद हो गया ना ये, कि कोशिका के अंदर जल आया मतलब कोशिका फूल गई है, जीवद्रव्य विकुंचन हो गया है। जबकि बहिःपराशरण मतलब कोशिका से जल बाहर निकल गया है, कोशिका पिचक गई है, मतलब क्या हो गया है, जीवद्रव्य कुंचन। अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सबसे पहली बात अल्पपराशरी और अतिपराशरी 2 विलयन है। अल्पपराशरी विलयन और अतिपराशरी विलयन नाम आते ही दिमाग में घंटी बजी, सांद्रता की, बज गई। अल्प का मतलब थोड़ा होता है, मतलब सांद्रता थोड़ी हो गई। ज्यादा होता है मतलब सांद्रता ज्यादा हो गई। अब सांद्रता कम है मतलब गाढ़ापन कम है, मतलब जल का मान ज्यादा हो गया। सांद्रता ज्यादा है मतलब जल का मान क्या हो गया, कम हो गया। अब डेफिनेशन याद रहे अंतःपराशरण और बहिःपराशरण की। जल ज्यादा है विलयन के अंदर, इसलिए कोशिका के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है पराशरण में विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। तो ज्यादा सांद्रता कहाँ है, विलयन में, कोशिका में क्या हो जाएगी, कम। तो विलयन से कहाँ आ गया, कोशिका में, क्या हो गया, अंतःपराशरण। कोशिका के अंदर आया मतलब कोशिका फूली है, मतलब क्या हो गया, जीवद्रव्य विकुंचन। अपने आप याद हो जाएगा। फिर कोशिका में दूसरी कंडीशन में क्या है, अतिपराशरी विलयन, मतलब सांद्रता ज्यादा है मतलब जल का हो गया, कम हो गया। मतलब विलयन में जल का मान कम है, यानी विलयन में
विलायक की सांद्रता क्या है, कम है, तो कहाँ ज़्यादा होगी, कोशिका में ज़्यादा होगी, तो कोशिका में ज़्यादा होगी, तो इसलिए कोशिका से विलीन में आ जाएगा। क्या हो गया, बहिःपरासरण। अब कोशिका में बाहर निकला है कोशिका से, इसलिए कोशिका पिचक जाएगी, मतलब कौन सी प्रक्रिया, जीवद्रव्य कुंचन। समझ गए बात को, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको जो भी डेफिनेशन है वो रटने की जरूरत नहीं है। इसको एक काम करो, आप कुछ ऐसा बना लो ताकि आपके दिमाग में हमेशा ये फिट रहे। आपकी बुक के अंदर, ये नोट्स में नहीं है, ये जो अभी चीज़ बताइए नोट्स में नहीं, तो आप इसको लिख लेना कैसे भी करके, आप इसको ऐसे लिख लेना, अल्पपराशरी विलयन, दूसरा है अतिपराशरी विलयन। अल्प का मतलब हो गया थोड़ा, अति का मतलब हो गया ज़्यादा। दिमाग में घंटी बजी, विलयन का नाम आते ही किसकी, सांद्रता की। यहाँ भी किसकी बजी, सांद्रता की बजी। अब थोड़ा है मतलब सांद्रता थोड़ी हो गई, यहाँ सांद्रता ज़्यादा हो गई। अब सांद्रता थोड़ी है मतलब जल का मान क्या हो गया यहाँ पर, ज़्यादा। यहाँ सांद्रता ज़्यादा है मतलब जल का मान क्या हो गया यहाँ पर, कम। समझ गए। अब पहली कंडीशन, जल का मान क्या है, ज़्यादा है, तो ये कोशिका विलयन, विलयन के अंदर जल का मान क्या हो गया, ज़्यादा है भैया। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, विलयन में जल क्या है, कम है, तो विलयन के अंदर जल कम है, ये कोशिका। जल विलयन में ज़्यादा है मतलब कोशिका में क्या हो जाएगा, कम। जल विलयन में कम मतलब कोशिका में क्या हो जाएगा, ज़्यादा। समझ गए बात को। अब अपने आप डेफिनेशन में जाएगी, विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब कौन सी प्रक्रिया हो गई, अंतःपरासरण। समझ गए। कोशिका के अंदर जल गया मतलब कोशिका फूली है, तो एक प्रक्रिया और आपको साथ में याद रखनी है, फूली है मतलब क्या हो गया है, जीवद्रव्य विकुंचन। दो परिभाषा याद हो गई आपको। उसके बाद यहाँ जल कम है विलयन में, कोशिका में ज़्यादा है, इसलिए कोशिका से निकलकर विलयन में आ जाएगा, तो कोशिका पिचक जाएगी, कोशिका से निकल गया मतलब क्या हो गया, बहिःपरासरण। बहिःपरासरण कोशिका पिचक गई, इसलिए प्रक्रिया कौन सी हो गई, जीवद्रव्य कुंचन। तो आपको दो डेफिनेशन साथ में याद जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, आपको डेफिनेशन कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको साथ साथ याद करना, नोट्स आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, अच्छे से उनको क्लियर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। समझ गए बात को। तो अपन ने अभी तक डिस्कस किया है विसरण के बारे में, फिर अपन ने कुछ झिल्लियों के बारे में पढ़ा था, 4 प्रकार की झिल्लियां थी पारगम्यता के आधार पर। फिर अपन ने बात करी परासरण का टॉपिक था, अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं। अब आपको आगे बताया जाएगा कुछ दाब के बारे में। सबसे पहले बताएगा किसके बारे में, परासरण दाब के बारे में। ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस परासरण को बोला था, प्रेशर मतलब दाब, तो क्या बन जाएगा, ओपी। समझ गए, परासरण दाब। उसी प्रकार विसरण दाब में बता चुका हूँ आपको ही। वैसे तो विसरण को बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन और पी का मतलब प्रेशर, डीपी हो जाएगा विसरण दाब। उसके बाद में एक डेफिनेशन आएगी विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। तो ऐसे कुछ दाब आएंगे जिनकी अपन चर्चा अभी आगे करेंगे। समझ गए बात को, जो आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी।